ओके सो आज से हम लोग बीजेटी पर देखेंगे। बीजेटी का क्वेश्चन को आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, इसके न्यूमेरिकल्स को कैसे अटेम्प्ट करना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये भी। ठीक है, बीजेटी जैसे डायोड का 2 पार्ट अपलोड किए, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप जरूर देखिएगा उस वीडियो को। डायोड से काफ़ी डाउट्स आपका क्लियर होगा। ठीक है, आज से हम लोग बीजेटी में देखेंगे बीजेटी के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, इसके न्यूमेरिकल्स को कैसे अटेम्प्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, आप कैसे इसमें एक्सपर्ट बन सकते हो बीजेटी वाले क्वेश्चंस में। तो अभी हम लोग बीजेटी का सिर्फ डीसी एनालिसिस देखने वाले हैं। ठीक है, यानी डीसी वोल्टेज लगाने के बाद इसका जो न्यूमेरिकल है वो कैसे आप सॉल्व करोगे। आने वाले में हम एसी एनालिसिस भी आपको बताएंगे बीजेटी का, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग आपके लिए होगा। ठीक है, सो बीजेटी के क्वेश्चंस में हम लोग देखते हैं, एक तरीका देखेंगे। आज हम बेसिक क्वेश्चन लिए हुए हैं आज के वीडियो में, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन। इस बेसिक क्वेश्चन में ये देखने वाले हैं कि बीजेटी को किस ढंग से अप्रोच करना है, कैसे करेंगे हम लोग बीजेटी के क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करेंगे उसका। ठीक है, जैसे डायोड में देखेंगे कैसे करना है, पहले ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं, पता करते हैं ऑन है या ऑफ है, देन उसका फिर हम लोग आगे अटेम्प्ट करते हैं। उसी तरह बीजेटी में भी देखने वाले हैं, और बीजेटी बिल्कुल डिफरेंट नहीं है आपका। जिस तरह डायोड था वैसे ही बीजेटी भी है। ठीक है, डायोड में एक पीएन जंक्शन था, यहाँ 2 पीएन जंक्शन है, तो इसमें भी कोई ज़्यादा आपको दिक्कत होने वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं और बीजेटी को देखते हैं कि इसके न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करते हैं। एक बेसिक सा क्वेश्चन हम लिए हुए हैं बीजेटी का। ठीक है, बीजेटी का एक बेसिक सा क्वेश्चन लिए हुए हैं। ये बेसिक क्वेश्चन है आपका। अगर आपको थोड़ा सा भी बीजेटी का आइडिया होगा तो आपको पता चल रहा होगा कि ये बीजेटी हमारा कौन सा है, एनपीएन बीजेटी है या पीएनपी बीजेटी है। ठीक है, अगर हमारा एरो अगर हमारा ऑटवर्ड होता है एरो, तो ये हमारा कौन सा होता है, एनपीएन बीजेटी होता है। ठीक है, एरो अगर ऑटवर्ड होता है तो ये एनपीएन बीजेटी है, इनवर्ड होता है तो ये पीएनपी होता है। ओके, सो ये हमारा एनपीएन बीजेटी है, और ये कैसा कॉन्फ़िगरेशन है, ये फिक्स बायस कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, ये हमारा फिक्स बायस कॉन्फ़िगरेशन है, इसको हम डायरेक्टली ग्राउंड कर दिए हैं इमीटर को। सो ये टर्मिनल हमारा इमीटर है। आप जानते हो बीजेटी में 3 टर्मिनल होता है। ये टर्मिनल हमारा इमीटर, ओके, ये टर्मिनल हमारा है बेस। ओके, बेस कभी भी ये टर्मिनल नहीं बोलना है, ये टर्मिनल आपका बेस नहीं है, रजिस्टर। आपका जो ट्रांजिस्टर से जो नियर बाय टर्मिनल होता है हमेशा वो होता है बेस, इमीटर एंड कलेक्टर। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। आप इसको कभी कभी बेस टर्मिनल यहाँ पर बोल सकते हो कि सर ये भी क्या बेस टर्मिनल है। बिल्कुल वो बेस टर्मिनल नहीं है। बेस टर्मिनल बस ये मेरा है, ये है मेरा बेस टर्मिनल, ये हमारा इमीटर, ये हमारा है कलेक्टर। उसके बाद हम वहाँ बाइसिंग किए हुए हैं, रजिस्टर को ऐड किए हुए हैं। जैसे आप देखोगे जब आप अगर आप प्रैक्टिकली कभी देखे होगे बीजेटी को, तो बीजेटी आप जब मार्केट से परचेज करके लाते हो तो उस परचेज करके लाओगे तो उसमें 3 टर्मिनल निकला हुआ रहता है, उसमें कोई रजिस्टर्स वगैरह नहीं रहता है। तो वहाँ हम लोग डिसाइड करते हैं एक बेस हुआ, एक इमीटर हुआ, एक कलेक्टर हुआ। रजिस्टर लगा देने के बाद वो बाइसिंग का पार्ट हो चुका है, वो बाइसिंग का पार्ट हो चुका है। तो इससे आपको क्या होगा, ये कॉन्सेप्ट आपका रहा तो आपको बहुत सारा क्वेश्चन आप कंफ्यूज नहीं करोगे। नहीं तो गेट और ईएस लेवल में बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें आपको कंफ्यूज करता है। ठीक है, आप अगर इस तरह से करके चल रहे हो कि ये बेस है, ये पूरा हमारा कलेक्टर है, तो ऐसा नहीं है, ये पूरा हमारा कलेक्टर नहीं है, कलेक्टर सिर्फ ये पार्ट है। ठीक है, ये पार्ट कलेक्टर है। ठीक है, अभी यहाँ पर एक सिंगल लाइन है तो आप इसको पूरा बोल सकते हो। मान लेते हैं अगर हम यहाँ से एक ब्रांच निकाल देते हैं ऐसे करके, एक और रजिस्टर, हम बाद में क्वेश्चन करवाएंगे यहाँ से एक और रजिस्टर। क्या आप इस पूरे पार्ट को कलेक्टर बोलोगे ऊपर वाले को? नहीं, पूरा पार्ट आपका कलेक्टर नहीं। अगर पूरे पार्ट को आप कलेक्टर मानकर बनाते हो तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। हम इस पर भी आपको क्वेश्चन कराएंगे आगे। ठीक है, तो अभी जो हम आपको बता रहे हैं उस चीज को ध्यान में रखिएगा कि ट्रांजिस्टर का जो नियर बाय टर्मिनल्स है, नियर बाय जो है वो हमारा ये कलेक्टर कहलाएगा, ये इमीटर कहलाएगा, और ये हमारा बेस कहलाएगा। ये पार्ट बाइसिंग का हो गया, ये पार्ट बाइसिंग का हो गया। ठीक है, एक और कंफ्यूजन लोगों में क्या होता है, लोगों में अगर उनको पूछो कि बाइसिंग क्या होता है तो बोलते हैं कि बैटरी को ऐड करने के तरीका को हम लोग बाइसिंग बोलते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाइसिंग में हम बैटरी का लगाने का तरीका, साथ ही साथ रजिस्टर भी बाइसिंग का ही पार्ट है। आप रजिस्टर को हमेशा भूल जाते हो। जब भी बाइसिंग पूछो तो 90% लोगों का यही आंसर आता है कि बाइसिंग का मतलब बैटरी लगाना जो होता है वो ही बाइसिंग कहलाता है। ऐसा नहीं है, बाइसिंग एक प्रॉपर अरेंजमेंट होता है। ठीक है, बाइसिंग प्रॉपर अरेंजमेंट है जिसमें बैटरी भी इंक्लूड है, रजिस्टर्स भी इंक्लूड है। ठीक है, सो जनरली हम बाइसिंग करते क्यों हैं? बाइसिंग हम करते हैं ताकि ट्रांजिस्टर का जो ऑपरेटिंग रीजन है उसका सिलेक्शन किया जा सके, ट्रांजिस्टर के ऑपरेटिंग रीजन का सिलेक्शन किया जा सके। अब आता है ट्रांजिस्टर का ऑपरेटिंग रीजन, हम पूछे इसका मतलब क्या हुआ। आप जानते हो कि बीजेटी जो हमारा होता है वो मेनली 3 आपका जो ऑपरेटिंग रीजन है उस पर वो काम करता है बीजेटी। ठीक है, सो कौन कौन सा वो रीजन है? एक हमारा होता है कट ऑफ, ओके, सैचुरेशन एंड थर्ड वन इज कॉल्ड एक्टिव। ओके, ये 3 रीजन पर बेसिकली हमारा बीजेटी काम करता है। ठीक है, कट ऑफ रीजन, सैचुरेशन रीजन और एक्टिव रीजन।
कट ऑफ रीजन में क्या होता है, आप जानते हो पीएन जंक्शन, ये जो हमारा बीजेटी है उसमें 2 पीएन जंक्शन होता है, ठीक है। तो 2 जंक्शन उसमें हो रहा है, एक जंक्शन हमारा होता है जिसको हम बोलते हैं बेस इमीटर जंक्शन, और एक हमारा होता है बेस कलेक्टर जंक्शन, ठीक है, बेस कलेक्टर जंक्शन। तो कट ऑफ में हम क्या करते हैं, ये हमारा हो गया बेस इमीटर और ये हमारा हो गया बेस कलेक्टर। सो कट ऑफ में क्या होता है, ये बेस इमीटर जंक्शन है, ये होगा रिवर्स बायस, और बेस कलेक्टर जंक्शन भी होगा रिवर्स बायस। यानी दोनों जंक्शन अगर हमारा रिवर्स बायस हो तो ट्रांजिस्टर हमारा कहाँ होता है, कट ऑफ में। और कट ऑफ कहने का मतलब क्या होता है कि इससे जो करंट फ्लो करेगा, आउटपुट करंट जो फ्लो करेगा वो लगभग 0 होगा। सिर्फ लीकेज करंट फ्लो कर सकता है, तो लीकेज करंट को हम यहाँ नेग्लेक्ट करके चलेंगे। सो जब हमारा ट्रांजिस्टर इस मोड में होगा, इस मोड में होगा, तब इसका जो आईसी होगा, आईसी आउटपुट करंट जो होता है, नॉर्मल ट्रांजिस्टर के लिए हम लोग बात कर रहे हैं तो आउटपुट करंट आईसी लेते हैं, ठीक है। ये हमारा कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन है, उसके लिए हम बात कर रहे हैं। तो आईसी करंट हमारा कितना होना चाहिए, 0 मिली एम्पियर होना चाहिए। यानी ट्रांजिस्टर हमारा बंद है, प्रैक्टिकली 0 नहीं होता, प्रैक्टिकली इसमें लीकेज करंट फ्लो करेगा, ठीक है, आईसीईओ करंट फ्लो करेगा, बट हम उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, सो आईसी शुड बी 0। तो जिस ट्रांजिस्टर से करंट, आउटपुट करंट 0 होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कट ऑफ। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कट ऑफ। यानी ये ट्रांजिस्टर ऑफ है, और कट ऑफ का दूसरा नाम हो सकता है ऑफ, ठीक है। ये हमारा ऑफ है। ये नहीं बोलना है कि वोल्टेज 0 होता है, एकदम उल्टा होता है। बीजेटी हमारा जो है वो करंट डिवाइस है, बीजेटी हमारा करंट डिवाइस है, तो इसका जो भी एनालिसिस होगा वो करंट के थ्रू होगा। सो इसको हम करंट कंट्रोल डिवाइस भी बोलते हैं, और ये हमारा करंट सोर्स भी बोला जाता है इसको, ठीक है। बीजेटी हमारा एक करंट सोर्स है, ठीक है। तो इसका जो भी एनालिसिस करोगे वो करंट के थ्रू करोगे, वोल्टेज के थ्रू नहीं। सो बीजेटी अगर ऑफ है तो इसका करंट क्या होगा, 0। बाद में हम दिखाएंगे आपको कि बीजेटी है जो स्विच जब काम करता है, करंट 0 होता है तो इसका जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो मैक्सिमम होता है, ठीक है। सो आउटपुट वोल्टेज के बारे में आप मत करना कि अगर हमारा ट्रांजिस्टर ऑफ है तो आउटपुट वोल्टेज 0 होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होता, आउटपुट करंट 0 होता है, ठीक है। उसी तरह सैचुरेशन केस हम कब बोलते हैं, जब दोनों आपका जंक्शन जो है वो किस में रहेगा, फॉरवर्ड बायस में रहेगा। दोनों जंक्शन, बेस एमिटर जंक्शन और बेस कलेक्टर जंक्शन, दोनों जंक्शन फॉरवर्ड बायस में होगा। और इस केस में क्या होता है हमारा, इस केस में आईसी जो होता है हमारा वो मैक्सिमम फ्लो करेगा, आईसी मैक्स, आईसी मैक्स फ्लो करेगा। और उस आईसी मैक्स को हम लोग आईसी सैचुरेशन भी बोलते हैं। उस आईसी मैक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, आईसी सैचुरेशन। यानी दोनों जंक्शन अगर हमारा फॉरवर्ड बायस है, दोनों जंक्शन फॉरवर्ड बायस है, तो ट्रांजिस्टर मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा ट्रांजिस्टर के थ्रू, और उस करंट को हम लोग सैचुरेशन करंट बोलते हैं। सैचुरेशन करंट कहने का क्या मतलब हुआ कि अगर हम इनपुट में कुछ भी चेंजेस कर रहे हैं, इनपुट में कुछ भी चेंजेस कर रहे हैं, इनपुट करंट, ये कॉमन इमीटर हमारा कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसमें इनपुट करंट कौन होता है, बेस करंट। तो बेस करंट में हम कुछ भी चेंजेस कर रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, उससे इस करंट में कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। दैट मीन्स आईसी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन आईबी। तो आपने तो ये फार्मूला पढ़ा हुआ है, आईसी इज इक्वल टू क्या होता है, बीटा आईबी। आईसी इज इक्वल टू क्या पढ़ते हो आप, बीटा आईबी। इसमें देख रहे हो इक्वेशन में क्या है कि अगर हम आईबी को चेंज करेंगे तो आईसी चेंज करेगा, ये होता है। लेकिन ये जो इक्वेशन है वो सैचुरेशन रीजन के लिए वैलिड नहीं है, इस चीज को एकदम आप दिमाग में रख लेना। दिस इक्वेशन इज नॉट वैलिड फॉर सैचुरेशन रीजन, दिस इज ओनली वैलिड फॉर एक्टिव रीजन, दिस इज ओनली वैलिड फॉर एक्टिव रीजन। सैचुरेशन रीजन में करंट जो होता है वो सैचुरेट हो गया। सैचुरेट होने का मतलब क्या हुआ, वैल्यू उसका आप चेंज नहीं करेगा, वो एक खास वैल्यू पर फिक्स हो चुका है, एक मैक्सिमम वैल्यू पर वो फिक्स हो चुका है, अब वो चेंज नहीं करेगा। सो अगर आप आईबी को चेंज भी करते हो तो आईसी चेंज नहीं करेगा। तो उस स्टेट को हम लोग बोलते हैं सैचुरेशन स्टेट। और उस स्टेट में अगर आईबी आप चेंज कर रहे हो तो आईसी तो चेंज कर नहीं रहा है, तो क्या ये इक्वेशन वैलिड रहा, ये इक्वेशन वैलिड नहीं रहा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज है कि दिस रिलेशन इज नॉट वैलिड फॉर सैचुरेशन रीजन, दिस रिलेशन इज ओनली वैलिड फॉर एक्टिव रीजन। ओके, सो रिमेंबर दिस पॉइंट। सो लास्ट वन हमारा क्या है, सो इस केस में हम क्या देखते हैं, देखो इस केस में क्या हुआ, सैचुरेशन में फॉरवर्ड बायस, ये भी फॉरवर्ड बायस, तो आईसी कैसा फ्लो करता है, मैक्सिमम एंड सैचुरेटेड। सैचुरेटेड कहने का मतलब क्या हुआ, आईबी में चेंज करोगे तो उससे आईसी में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और इस कंडीशन को हम बोलते हैं ऑन कंडीशन। ये हमारा फुली ऑन है, दिस इज कॉल्ड फुली ऑन एंड दिस इज कॉल्ड फुली ऑफ। तो ये दोनों कंडीशन को हम यूज करते हैं जब ट्रांजिस्टर को हम यूज कैसे करेंगे, एज ए स्विच। जनरली जब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग बीजेटी का इस्तेमाल करते हैं गेट्स बनाने के लिए या डिजिटल सिस्टम बनाने के लिए, तो आप जानते हो कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो हमारा डिवाइसेस होता है वो जनरली क्या होता है, स्विच होता है। स्विच होने का मतलब उसमें दो ही ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ऑन एंड ऑफ, क्योंकि वहाँ दो ही सिंबल है हमारा, 1 and 0, तो उसके लिए हम बीजेटी यूज करते हैं। और बीजेटी में किस किस रीजन में यूज करेंगे,
ऑफ मोड यानी कट ऑफ मोड एंड सैचुरेशन मोड. सो सैचुरेशन मोड इज आल्सो कॉल्ड ऑन स्टेट ऑफ द स्विच and cutoff is also called off state of the switch. So these two modes are used in digital electronics, or used in a switch. So ये दोनों मोड को हम स्विच में यूज करते हैं. ठीक है, अब आता है तीसरा मोड. उस मोड को हम क्या बोलते हैं? एक्टिव मोड. एक्टिव मोड में क्या होता है? ये हमारा जो पहला जंक्शन लेयर, ये जंक्शन है बेस इमिटर जंक्शन, इसको हम फॉरवर्ड रखते हैं और बेस कलेक्टर जंक्शन को हम क्या रखते हैं? रिवर्स बायस में रखते हैं. रिवर्स बायस में. तब यहाँ आईसी क्या होता है? आईसी 0 होता है? नहीं, आईसी यहाँ आपको नॉट इक्वल टू 0 मिलेगा. नॉट इक्वल टू 0 मिलेगा और सैचुरेशन भी नहीं होगा, यानी 0 और सैचुरेशन के बीच में आपको आईसी यहाँ मिलेगा. यानी ये भी हमारा स्टेट क्या कहलाता है? ऑन स्टेट. लेकिन ये स्विच का ऑन स्टेट नहीं कहलाता है. ट्रांजिस्टर ऑन है. ऑन क्यों है ट्रांजिस्टर? क्योंकि करंट फ्लो कर रहा है. ये करंट डिवाइस है. अगर करंट फ्लो करता है तो हम बोलते हैं ट्रांजिस्टर ऑन है. अगर करंट 0 होता है तो हम बोलते हैं ट्रांजिस्टर ऑफ है. इसका एनालिसिस आपको वोल्टेज से नहीं करना है, इसका एनालिसिस आपको करंट से करना है. ठीक है, अब ऑन तो 2 स्टेट में हो रहा है, यहाँ और यहाँ. तो ट्रांजिस्टर 2 तरह से ऑन हो सकता है. एक सैचुरेशन मोड में ऑन हो सकता है और एक वो एक्टिव मोड में ऑन हो सकता है. लेकिन दोनों ऑन होने में क्या ये आपका डिफरेंस है? इसमें क्या है कि यहाँ जो आईसी फ्लो कर रहा है ये इनपुट के साथ चेंज करेगा. ये जो आईसी होगा वो इनपुट के साथ चेंज करेगा और इनपुट यहाँ कौन होता है? आईबी होता है. सो आईसी इक्वल टू बीटा आईबी, ये जो रिलेशन है आपका आईसी इक्वल टू बीटा आईबी, दिस रिलेशन विल बी होल्ड. ओके, यहाँ इस मोड के लिए, एक्टिव मोड के लिए ये जो रिलेशन होता है वो वैलिड होता है. अब यहाँ आईबी को चेंज करोगे तो आईसी चेंज करेगा. यानी अकॉर्डिंग टू द इनपुट आउटपुट विल बी चेंज्ड. अकॉर्डिंग टू द इनपुट आउटपुट विल बी चेंज्ड. ओके, सो ये सिर्फ पॉसिबल किस में है? एक्टिव मोड में है. लेकिन यहाँ भी आईसी फ्लो किया था, यहाँ अंतर क्या था? यहाँ आईबी को चेंज करोगे तो आईसी चेंज नहीं करेगा. आईसी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो कांस्टेंट फ्लो करता रहेगा. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन 2 मोड. तो दोनों मोड में करंट फ्लो करेगा, इसलिए दोनों मोड को ऑन मोड बोला जाता है. लेकिन ये दोनों में ट्रांजिस्टर ऑन है, बट दोनों में डिफरेंस क्या हो पता चल गया? इसमें इनपुट के अकॉर्डिंग आउटपुट वेरी करेगा, बट यहाँ पर आउटपुट करंट आपका क्या होगा? कांस्टेंट होगा. सो एक्टिव मोड में ये एक सिचुएशन आपका मिलेगा. सो एक्टिव मोड में आईसी कैसे वेरी करेगा आईबी के साथ? लीनियरली. ये कैसा रिलेशन है? लीनियर रिलेशन है, क्योंकि जनरली हम बीटा को क्या मानते हैं? कांस्टेंट. बीटा को क्या मानते हैं? कांस्टेंट. अगर बीटा कांस्टेंट है सो आईसी इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? आईबी. आईसी इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? आईबी. ओके, तो एक रिलेशन इसमें हम देखते हैं, थोड़ा देखते हैं. एक रिलेशन काफी मजेदार होगा. वो रिलेशन आईबी और आईसी के बीच में एक रिलेशन हम देखना चाह रहे हैं. ठीक है, एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम. आईसी वर्सेस आईबी. आईबी क्या है? इनपुट करंट, और आईसी क्या है? आउटपुट करंट. ठीक है, तो इनपुट करंट और आउटपुट करंट के बीच में एक रिलेशन देखते हैं. ये हमारा है आईबी और ये हमारा है आईसी. ठीक है, सो स्टार्टिंग में देखते हैं. स्टार्टिंग में क्या होगा? स्टार्टिंग में हम यहां से स्टार्ट करते हैं. आईबी अगर 0 है तो ऑब्वियसली आईसी भी क्या होगा? 0 होगा. अभी हमने देखा कि आईसी इक्वल टू क्या होता है? बीटा आईबी. ठीक है, ये लीनियर रिलेशनशिप है. ठीक है, तो अगर हम बीटा को बढ़ाते हैं तो आईसी भी हमारा लीनियरली क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, क्योंकि लीनियर रिलेशनशिप है. आईबी को इंक्रीज करोगे तो आईसी भी इंक्रीज करेगा. अब देखो आईसी धीरे धीरे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है. धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. तो क्या ये इंक्रीज होते होते इन्फिनिटी चला जाएगा? ऐसा तो नहीं है. ये इंक्रीज हो रहा है आपका आईसी. आईबी को बढ़ा रहे हो, आईसी इंक्रीज हो रहा है. इंक्रीज होते होते वो मैक्सिमम में पहुंच जाएगा. जैसे वो मैक्सिमम में पहुंचेगा वो सैचुरेट कर जाएगा. वो क्या करेगा? सैचुरेट करेगा. तो आईसी को हम बढ़ा रहे थे आईबी के अकॉर्डिंग, तो एक सिचुएशन आएगा और वहां के बाद हमारा जो आईसी होगा वो क्या कर जाएगा? सैचुरेट कर जाएगा. ठीक है, इसको थोड़ा फिर से हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं अच्छे से, इस तरह से. तो ये रिलेशन होता है. ऐसा नहीं कि आईबी को बढ़ाते रहो तो आईसी बढ़ता रहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है. ठीक है, अगर वैसा कंफ्यूजन होगा तो आप उसको देख लेना. तो ये हमारा जो करंट हो रहा है, दिस करंट इज अ मैक्सिमम करंट, और इस मैक्सिमम करंट को हम क्या बोलते हैं? आईसी मैक्स बोलो, और इसी को हम बोलते हैं आईसी सैचुरेशन. आईसी सैचुरेशन. ओके, अब देखते हैं ये जो हमारा कंडीशन था यहां से यहां तक वाला जो वैल्यू, जो लीनियर रीजन है, ये जो लीनियर रीजन है इसका अगर हम इक्वेशन लिखें, इसका इक्वेशन, तो इस इक्वेशन क्या होगा इसका? आईसी इक्वल टू
बीटा आईबी, आईसी इक्वल टू बीटा आईबी। ओके, आईसी इक्वल यानी जैसे जैसे आईबी को बढ़ा रहे हैं हमारा आईसी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और इसका जो स्लोप होगा, वो किसको शो करेगा, बीटा को शो करेगा। इसका जो स्लोप होगा वो किसको शो करेगा, बीटा को शो करेगा। ओके, अब हम लोग यहां से देखते हैं आगे, ये जो हमारा है, यहां के बाद देखो ये पॉइंट को हम ले लेते हैं यहां पर, दिस वन। अब ये एक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आईबी का। ये आईबी का कोई वैल्यू था, तो ये आईबी हम मान लेते हैं, ये आईबी मीन, इसको हम क्या नाम देते हैं, आईबी मीन। ये आईबी मीन क्या है वो देखो, यहां आईबी मान लेते हैं 1 माइक्रो एम्पियर था तो करंट कुछ होगा, यहां 2 माइक्रो एम्पियर, 3 माइक्रो एम्पियर, 4, 5, ये मान लेते हैं 6 माइक्रो एम्पियर है। तो आईबी मिनिमम अगर 6 माइक्रो एम्पियर है, 6 माइक्रो एम्पियर है, तो उसके कारण आईसी हमारा यहां पर कितना आ रहा है, मान लेते हैं ये 6 मिली एम्पियर आ रहा है। बीटा का वैल्यू 100 है, मान लेते हैं बीटा का वैल्यू 100 है और आईबी का वैल्यू 6 माइक्रो एम्पियर आया, तो आईसी का वैल्यू कितना आ रहा है हमारा, 6 मिली एम्पियर आ रहा है। ठीक है, सॉरी, यहां से देख लेते हैं थोड़ा ये करके। आईबी अगर हमारा है, आईबी अगर हम 6 माइक्रो एम्पियर ले रहे हैं, ठीक है, 6 माइक्रो एम्पियर ले रहे हैं, बीटा हमारा 100 है, तो आईसी कितना आ जाएगा, आईसी हमारा आ जाएगा ये 100 इंटू 6 माइक्रो एम्पियर। ओके, माइक्रो का मतलब क्या होता है, 10 टू द पावर -6। तो इसको अगर आप कैलकुलेशन कर लोगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 इंटू 10 टू द पावर -4 एम्पियर। ओके, तो 6 मिली एम्पियर नहीं आएगा, ये आएगा 0.6 मिली एम्पियर। तो ये वैल्यू हमारा कितना बन रहा है, 0.6 मिली एम्पियर। अब मान लेते हैं ये 0.6 मिली एम्पियर जो है, बस समझने के लिए कर रहे हैं इसको, 0.6 मिली एम्पियर जो आईसी है वो मैक्सिमम करंट अलाउ कर सकता है ट्रांजिस्टर से। तो क्या उस करंट के बाद आईबी को कितना बढ़ा लोगे, ये बढ़ने वाला है नहीं, ये सैचुरेट कर जाएगा। तो एक बार जैसे वो सैचुरेशन मोड में बीजेटी हमारा पहुंचता है, उसका करंट जो होता है वो फर्दर इंक्रीज नहीं करता है। अब आईबी आप कितना बढ़ा लो, आईसी आपका नहीं बढ़ेगा, आईसी आपका सैचुरेट कर गया। तो इस आईबी को हम लोग क्या बोलते हैं, आईबी मीन। तो आईबी मीन का क्या डिफिनेशन हुआ, आईबी मीन एक मिनिमम बेस करंट है जो ट्रांजिस्टर को कहां पहुंचा रहा है, सैचुरेशन रीजन में पहुंचा रहा है। जो ट्रांजिस्टर को कहां पहुंचा रहा है, सैचुरेशन रीजन में पहुंचा रहा है। अब आईबी मीन से आप ज्यादा कुछ भी करंट दे दो, ये करंट अगर आप उस बीजेटी में अप्लाई कर दो, ये सब करंट अगर आप बीजेटी में अप्लाई कर दो जो आईबी मीन से ज्यादा हो, तब ये हमारा जो ट्रांजिस्टर होगा वो कहां रहेगा, सैचुरेशन रीजन में ही रहेगा। ठीक है, सो मिनिमम आपको ये करंट देना होगा उसको सैचुरेशन में ले जाने के लिए। अगर आप उस करंट से कम दे रहे हो, ये वाला पोर्शन में करंट दे रहे हो आईबी मीन से कम, तो ट्रांजिस्टर हमारा कहां होगा, एक्टिव में। अगर ये आईबी मीन से ज्यादा दे रहे हो तो ये कहां चला जाएगा, सैचुरेशन में। सो आईबी मीन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है जब हम प्रैक्टिकली किसी बीजेटी को यूज करते हैं। उससे हम ये डिसाइड करते हैं कि क्या हमारा मिनिमम बेस करंट होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो बीजेटी है वो करंट कंट्रोल करंट सोर्स है, ये इनपुट करंट से इसका आउटपुट करंट कंट्रोल होता है। तो इनपुट करंट हमको डिसाइड करना है कि उसका लेवल क्या होना चाहिए। अगर उसका लेवल आईबी मीन से ज्यादा है तो ट्रांजिस्टर आपका सैचुरेशन में चला जाएगा, अगर आईबी मीन से कम है तब वो एक्टिव में रहेगा। और ट्रांजिस्टर जब एक्टिव में होता है तभी हम ट्रांजिस्टर को एज एम्पलीफायर यूज कर सकते हैं। यानी कि जब हम बीजेटी को एज एम्पलीफायर यूज करेंगे उस समय हमारे पास क्या होना चाहिए कि आईबी का जो वैल्यू होना चाहिए, आईबी जो हम अप्लाई करेंगे वो इस रीजन में होना चाहिए, यानी आईबी मीन से कम होना चाहिए। तब हमारा ट्रांजिस्टर कहां रहेगा, एक्टिव मोड में रहेगा और ट्रांजिस्टर हमारा एज एम्पलीफायर यूज होगा। लेकिन जब आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज करोगे इसी बीजेटी को, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आप उसको कहां ऑन करना चाहोगे, सैचुरेशन में ऑन करना चाहोगे, ना कि एक्टिव में। और सैचुरेशन में जाने के लिए आपको बीजेटी तो ऑन चाहिए ही, लेकिन वो सैचुरेशन में चाहिए, तो आईबी आपको कितना देना पड़ेगा, आईबी मीन से ज्यादा देना पड़ेगा। सो दिस आईबी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, दिस आईबी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिसाइड ओके कि ट्रांजिस्टर हमारा एक्टिव में है या ट्रांजिस्टर हमारा सैचुरेशन में है। तो ये आईबी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है और उससे हम लोग डिसाइड करते हैं कि इसको हम एज एम्पलीफायर यूज करेंगे या एज ए स्विच यूज करेंगे। ठीक है, सो हमारा आईबी मीन का वैल्यू अगर निकालना चाहे तो कैसे निकालोगे, देखो आईबी मीन क्या होगा, इस इक्वेशन से हम लोग यहां से कर लेते हैं, यहां पर हम देखते हैं ये वैल्यू, तो ये आईसी सैचुरेशन, आईसी सेट, यहां पर हम लोग निकालना चाह रहे हैं कि इसका इक्वेशन क्या होगा। इक्वेशन क्या था, आईसी इक्वल टू बीटा आईबी, तो आईसी सेट इक्वल टू हम लिख सकते हैं बीटा आईबी मीन, क्योंकि इस जगह हमारा बीटा का वैल्यू, आईबी का वैल्यू क्या है, आईबी मीन, बीटा तो बीटा था ही, और यहाँ आईसी का वैल्यू कितना, आईसी सैचुरेशन। ये लास्ट पॉइंट है जहां ये इक्वेशन आप लिख सकते हो, क्योंकि इस इक्वेशन तक हम मान रहे हैं कि ये जो एक्टिव रीजन है इसका सबसे लास्ट पॉइंट ये है।
तो जो एक्टिव रीजन है, एक्टिव रीजन के लिए ये इक्वेशन वैलिड था, IC इक्वल टू बीटा IB। तो ये एक्टिव रीजन का लास्ट पॉइंट है, तो उसके लिए हम लिख रहे हैं IC सेट इक्वल टू बीटा IB। इसके बाद ये इक्वेशन यूज नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि इसके बाद हम IB को कितना बढ़ा घटा लें, ये इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो IB मीन कितना निकला? IB मीन हमारा यहां से निकला, IB मीन इज इक्वल टू IC सेट बाय बीटा। आप जनरली जब आप मार्केट से परचेज करते हो, बीजेटी परचेज करते हो, तो ये आपको रेटिंग में मिलता है IC सेट। IC सेट आपको रेटिंग में मिलता है। जैसे मान लेते हैं किसी का IC सेट आपको दिया हुआ है 10 मिली एम्पियर, IC सेट आपको दिया हुआ है किसी बीजेटी का 10 मिली एम्पियर। बीटा भी आपको बीजेटी के साथ आपको मिल जाएगा। जब आप बीजेटी मार्केट से परचेज करोगे तो उसका बीटा भी आपको साथ में मिलेगा। मान लेते हैं उसका बीटा है 100, उसका बीटा है 100, तब IB मीन कैसे डिसाइड करेंगे? थ्रू दिस फार्मूला। तो IB मीन कितना होगा, दिखाते हैं IB मीन आपको निकालकर। IB मीन इज इक्वल टू IC सेट बाय बीटा। IC सेट कितना है? 10 मिली एम्पियर मींस 10 टू द पावर -3 और डिवाइडेड बाय क्या करेंगे हम यहाँ 100। ओके, डिवाइडेड बाय 100। ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये अगर कैंसिल करोगे ये आपका चला जाएगा, 10 से कैंसिल कर दो तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -4 एम्पियर। 10 टू द पावर -4 एम्पियर। सो IB मीन का वैल्यू ये हमारा आ गया। तो 10 टू द पावर -4 10 टू द पावर -4 एम्पियर, ये हमारा IB मीन आया है। ये क्या आया? IB मीन। अब ये IB मीन काफी इंपॉर्टेंट है। IC सेट हमेशा आपको ट्रांजिस्टर में मिलेगा, ठीक है, ट्रांजिस्टर के साथ मिलेगा। बीटा भी आपको ट्रांजिस्टर के साथ मिल जाएगा। अगर दोनों चीज मिल गया तो हम IB मीन निकाल सकते हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे आता है एग्जाम में, ठीक है, IB मीन। अब ये IB मीन हमको क्या बता रहा है कि अगर करंट हम जो बाइसिंग करेंगे, बाइसिंग करने का क्या मतलब हुआ? बैटरी और रजिस्टर को लगाना, ठीक है। बैटरी और रजिस्टर को हम ऐसा लगा रहे हैं कि IB जो करंट जनरेट हुआ है, बेस करंट जो जनरेट हुआ है वो 10 टू द पावर -4 से कम हुआ है, कम जनरेट हुआ है। तब हम बोलेंगे कि ट्रांजिस्टर हमारा कहाँ है? एक्टिव रीजन में है। अगर 10 टू द पावर -4 से ज्यादा हुआ है तब हम ट्रांजिस्टर को कहाँ बोलेंगे? सैचुरेशन रीजन में है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है ट्रांजिस्टर का स्टेट को पता करना कि ट्रांजिस्टर किस स्टेट में है। ऑफ के लिए तो कोई टेंशन नहीं है, IC का वैल्यू क्या होगा? 0। लेकिन ऑन में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ऑन में IC करंट तो दोनों में फ्लो करेगा, सैचुरेशन में भी फ्लो करेगा और एक्टिव में भी फ्लो करेगा। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सैचुरेशन में है और कौन एक्टिव में है? तो ये तरीका आपका हो सकता है। तो ये तरीका देने के लिए आपको क्या करना क्वेश्चन में चाहिए? IC सैचुरेशन आपको चाहिए, IC सैचुरेशन चाहिए, बीटा चाहिए, तब आप IB मीन निकालोगे। तो ये कंडीशन याद रखिएगा, काफी बार एग्जाम में पूछा हुआ है, गेट में भी पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। कि अगर हमारा IB का वैल्यू अगर हमारा IB मीन और IB मीन को ऐसे भी लिख सकते हैं हम IC सेट बाय बीटा। अगर ये हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई करता है, अगर IB हमारा जो अरेंजमेंट हम किए हैं उससे जो IB करंट फ्लो कर रहा है अगर वो IB मीन से ज्यादा है, यानी IC सेट बाय बीटा से ज्यादा है, तो ट्रांजिस्टर हमारा कहां जाएगा? सैचुरेशन में जाएगा। ट्रांजिस्टर हमारा कहां जाएगा? सैचुरेशन में जाएगा। और एक कंडीशन याद रख लेगा, अगर यही IB अगर लेस देन होता IB मीन से, अगर IB हमारा जो सर्किट का IB है अगर वो IB मीन से लेस होता तो ट्रांजिस्टर हमारा कहां रहेगा? एक्टिव में रहेगा। सो काफी बार यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, ये थ्योरी आपको हम करवा दिए, ये थ्योरी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है बीजेटी में वो देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमको निकालना क्या है? क्यू पॉइंट निकालना है, ठीक है। क्यू पॉइंट क्या होता है? क्यू पॉइंट एक कोऑर्डिनेट होता है जो हम आउटपुट वोल्टेज VCE और आउटपुट करंट के बीच में निकालते हैं। यानी क्यू पॉइंट जब भी आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि क्यू पॉइंट कितना होगा, तो क्यू पॉइंट में आपको VCE निकालना है और IC निकालना है। इन दोनों का जो कोऑर्डिनेट पॉइंट होता है उसी को हम लोग क्यू पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। इन दोनों से जो कोऑर्डिनेट बनेगा, ठीक है, उसी को हम लोग क्यू पॉइंट बोलते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है आपको। जब भी बीजेटी का इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो अटेम्प्ट कैसे करोगे? ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट IB फर्स्ट, ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट IB फर्स्ट, ठीक है। पहले IB निकालना है और IB निकालने से पहले आप ये डिटरमाइन कर लो ये हमारा कौन सा ट्रांजिस्टर है? NPN ट्रांजिस्टर है। ये जो NPN का एरो दिया रहता है वो एरो हमेशा किसका रहता है? इमीटर करंट का डायरेक्शन को बताता है। तो यहां से जो हमारा करंट फ्लो कर रहा है वो कौन सा होगा? IE।
अच्छा, एक चीज आप जानते हो, इमीटर का करंट का डायरेक्शन जिधर आपका है उसके अपोजिट करंट का डायरेक्शन होता है किसका? बेस और कलेक्टर करंट का। तो अगर देखो इमीटर का करंट किधर आ रहा है? बाहर की ओर, ट्रांजिस्टर से बाहर निकल रहा है, तो आईबी करंट किधर जाएगा? अंदर की ओर। आईसी करंट भी किधर आएगा? अंदर की ओर। आईसी करंट भी किधर आएगा? अंदर की ओर। अब पोलैरिटी दे लेते हैं हम लोग। ये रजिस्टर है हमारा, करंट इधर से मूव कर रहा है, ठीक है। तो रजिस्टर अगर इधर से है, ये पैसिव एलिमेंट है, तो यहाँ का पोलैरिटी क्या होगा? प्लस, और यहाँ क्या होगा? माइनस। करंट ऊपर से नीचे आ रहा है, तो इस रजिस्टर का ऊपर का पोलैरिटी क्या होगा? प्लस, और नीचे क्या होगा? माइनस। ठीक है, चलिए बढ़िया है। अब हम यहाँ के बाद एक एक करके सारे वैल्यूज को निकालते हैं। ये पूरा नेटवर्क थ्योरी का क्वेश्चन अब बन जाता है, ठीक है। देखो नेटवर्क थ्योरी जैसे आपको सॉल्व करना है, हम जो मेथड से सॉल्व करते हैं, बहुत रेयर होगा जो हम केवीएल केसीएल यूज करेंगे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। बहुत रेयर, जब जरूरत एकदम होगा तभी हम करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे हम केवीएल केसीएल। ये हमारा पीएन जंक्शन है और इस वोल्टेज को हम बोलते हैं वीबी। ये क्वेश्चन में दे दिया है कि वीबी कितना दे दिया है? 0.7। तो देखो यहाँ पर हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये हमारा 0.7 दिया हुआ है। 0.7 का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो कहां से कनेक्टेड है? ग्राउंड से। अगर ग्राउंड से कनेक्टेड है तो इस नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल कितना होगा? 0 वोल्ट। नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल कितना होगा? 0 वोल्ट। पॉजिटिव टर्मिनल जो हमारा है उसका पोटेंशियल कितना होना चाहिए? क्योंकि हमको पता है इस नेगेटिव और इस पॉजिटिव के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना होगा? 0.7। वो कितना होगा? 0.7। अगर ये हमारा 0 है तो ये कितना होना चाहिए? डिफरेंस को 0.7 तो मेंटेन रखना है, क्योंकि ये पोटेंशियल हमको पता है ये 0.7 है और ये पता है कि ये 0 है, तो ये कितना होगा? ये कितना होगा? पॉजिटिव पोटेंशियल 0.7 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 0.7। तो यहाँ का पोटेंशियल हमको कितना मिलेगा? 0.7। अब देखो यहाँ 0.7 है, यहाँ 0 है, तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 0.7 होगा। इस तरह करके आपको निकालना है। अब देखो यहाँ का पोटेंशियल हमको पता चल गया कितना? 0.7। यहाँ का पोटेंशियल हमको पता है कितना? 3 वोल्ट। तो यहाँ करंट कितना फ्लो करेगा वो नहीं पता चलेगा, आराम से हो जाएगा। ओम्स लॉ लगा देंगे। ओम्स लॉ क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। सो आईबी हमको यहाँ कितना मिल जाएगा? आईबी हमको मिल जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ देख लो, 3 माइनस 0.7 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। यहाँ रेजिस्टेंस कितना है? 230 किलो, 230 किलो ओम। सो आईबी कितना मिलेगा? आईबी हमको मिलेगा यहाँ 2.3 डिवाइडेड बाय 230 किलो। आप इसको हटा सकते हो पॉइंट को। अगर यहाँ पॉइंट को हटा देते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा? एक और 0, ठीक है। अब इसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं, तो 23 से करेंगे तो ये कितने बार में चला जाएगा? 100 बार में चला जाएगा, ठीक है। अब इसको ऊपर ले जाओ आईबी, तो ये कितना हो जाएगा? 1/100 को क्या लिख सकते हैं? 0.01, और किलो को क्या लिख सकते हैं? मिली। तो ये आईबी हमको मिल गया। देखिए कहीं भी केवीएल लगाने का जरूरत नहीं है। केवीएल जब रेयर केस होगा तभी हम लोग लगाएंगे, अदरवाइज आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो। तो आईबी हमको मिल गया। आईबी अगर हमको मिल गया तो अब एक बार जब आईबी मिल जाता है तो फिर आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाता है। अब यहाँ से हम आईसी निकालते हैं। आईसी इक्वल टू हमको पता है रिलेशन, बीटा इंटू आईबी, बीटा इंटू आईबी। अब ये जो बीटा इंटू आईबी निकाल रहे हैं, ये कब हम लगा सकते हैं बीटा इंटू आईबी? जब ट्रांजिस्टर हमारा कहाँ हो? एक्टिव रीजन में हो। तो अब हमको कैसे पता चलेगा कि ये लगाना है या नहीं लगाना है? अगर ट्रांजिस्टर ऑन तो आईसी करंट फ्लो कर रहा है, तो ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में भी हो सकता है। तो सैचुरेशन में होगा तो ये फार्मूला हम यूज नहीं कर सकते। हम जब एक्टिव में होगा तभी ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जब भी इस तरह के क्वेश्चन को बनाना है जिसमें ये डिसाइड करना हो कि ट्रांजिस्टर हमारा एक्टिव में है या सैचुरेशन में है, तो आपको क्या करना होगा? मान के चलना है ऑलवेज कि ट्रांजिस्टर हमारा किस में है? एक्टिव में है। एक्टिव में है, उसके बाद फिर हम कैलकुलेशन को एक बार रीचेक कर लेंगे कि ट्रांजिस्टर हमारा सैचुरेशन में है क्या। तभी हम मान के चल रहे हैं कि ट्रांजिस्टर हमारा एक्टिव में है। अगर एक्टिव में है तो आईसी कितना आएगा? आईसी का वैल्यू आ जाएगा, बीटा का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में 50 और आईबी दिया हुआ है 0.01 मिली एम्पियर। तो ये टोटल हमारा आईसी कितना आ गया? आईसी हमारा आ गया है टोटल, यहाँ से अगर हम कर लेते हैं ये चीज तो हमको ये कितना मिल जाएगा? 0.5 मिली एम्पियर, 0.5 मिली एम्पियर। ये आईसी हमको मिल जाएगा। आईसी हमको मिल गया, आईबी हमको मिल गया, आई भी मिल जाएगा। आप जानते हो आई का रिलेशन होता है, आई इक्वल टू क्या होता है? आईसी प्लस आईबी। ये रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट है। और एक चीज आपको बता देते हैं, ये जो रिलेशन है हमारा आई इक्वल टू आईसी प्लस आईबी, ये हर जगह वैलिड होगा, चाहे ट्रांजिस्टर आपका सैचुरेशन में हो या आपका एक्टिव में हो।
ये जो इक्वेशन है ये सिर्फ एक्टिव के लिए वैलिड है, बट दिस इक्वेशन इज ऑलवेज वैलिड, क्योंकि ये केसीएल से मिलता है, चार्ज कंजर्वेशन रूल से, और चाहे सैचुरेशन में हो या एक्टिव में हो, चार्ज कंजर्वेशन कभी भी फेल नहीं होता है। सो I इक्वल टू IC प्लस IB इज ऑलवेज वैलिड। IC आपको मिला हुआ है 0.5, IB आपको मिला हुआ है 0.01, दोनों को ऐड कर दो तो I आपको मिल जाएगा 0.51 मिली एम्पियर। तो ये क्वेश्चन मेरा हो गया, ये क्वेश्चन मेरा हो गया जिसमें हम करंट को निकाल लिए, सारे करंट को निकाल लिए। अब हम क्या करते हैं, हमको Q पॉइंट निकालना था, तो Q पॉइंट में क्या होता है, IC निकालते हैं हम लोग, और उसके बाद VC भी निकालते हैं। IC तो हमको पता चल गया, अब VC निकालते हैं, तो देखते हैं VC कितना मिलता है क्वेश्चन को। VCE निकालना है हमको, तो VCE कैसे मिलेगा, VCE ये होता है आउटपुट वोल्टेज कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में, तो VCE को हम लोग लिख सकते हैं VC माइनस V, क्योंकि VC क्या है, रिलेटिव पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है किसका किसका, VC और VE का। तो अलग से आप VC निकालो और अलग से आप VE निकालो, तो देखो VC कितना होगा, VC कितना होगा क्वेश्चन में, यहां से देखो ये हमारा कलेक्टर टर्मिनल है, दिस वन इज अ कलेक्टर टर्मिनल, ओके। तो यहाँ का जो पोटेंशियल होगा, दिस पोटेंशियल इज कॉल्ड VC, ये इमीटर है, यहाँ का जो पोटेंशियल होगा दिस इज कॉल्ड VE। तो VC कितना होगा वो देख लीजिए, आप अप्लाई कितना किए थे ऊपर में, 5 वोल्ट, अप्लाई कितना किए थे, 5 वोल्ट। यहाँ करंट फ्लो कर रहा है कौन सा, IC करंट फ्लो कर रहा है। अगर IC करंट फ्लो कर रहा है तो यहाँ जो रजिस्टर है, और रजिस्टर में अगर करंट फ्लो किया है तो वोल्टेज का खर्च होगा, यहाँ वोल्टेज कितना खर्च होगा, IC इंटू RC। तो VC का वैल्यू यहाँ कितना बचेगा वो देख लो, VC 5 वोल्ट अप्लाई किए थे, खर्च कितना हो रहा है, IC इंटू RC, IC इंटू RC। तो ये हमारा VC हो गया, माइनस V का वैल्यू कितना होगा वो देखो, यहां से हमारा V निकालना है, और ये वोल्टेज देखो ये डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है, ग्राउंड से, यानी V का वैल्यू आपको कितना मिल रहा है, 0। V कितना मिल रहा है, 0। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, बहुत आसान है कैलकुलेट करना। 5 IC हमारा कितना आया है, IC हमारा आया हुआ है 0.5 मिली एम्पियर, 0.5, इसका मिली हटा देते हैं क्योंकि RC किस में दिया हुआ है, किलो में दिया हुआ है, तो IC का मिली और रजिस्टर का किलो कैंसिल हो जाएगा। तो रजिस्टर कितना है, 1 ओम का, 1 किलो ओम था, तो इसका किलो और इसका मिली कैंसिल हो गया, ये कितना हो जाएगा 0.5, इसको करोगे तो आ जाएगा 4.5 वोल्ट, क्या क्या, VCE। अब देखो क्वेश्चन में कैसे डिसाइड करोगे कि एक्टिव में है या सैचुरेशन में, मेन पॉइंट हमारा वो है बताना, ठीक है, एक्टिव में है या सैचुरेशन में। VCE तो निकल गया, आप एक चीज चेक करोगे, अगर हमारा VCE ये कहां से आता है, ये भी आपको फुल कोर्स में बताया जाएगा, ठीक है, बस अभी आप जान लो। VCE अगर हमारा ओके लेस देन इक्वल टू 0.2 वोल्ट आ रहा है, VCE अगर कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज, क्योंकि जब ट्रांजिस्टर हमारा सैचुरेशन में हो जाता है तो कलेक्टर टू इमीटर एक्चुअली कैसा बिहेव करता है, शॉर्ट सर्किट जैसा, और जानते हो शॉर्ट सर्किट का जो वोल्टेज होता है कितना होता है, 0। तो आइडियल के लिए केस हुआ, जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो VC का वैल्यू लेस देन इक्वल टू कितना आना चाहिए, 0.2 वोल्ट, तब हम बोलते हैं कि ट्रांजिस्टर हमारा क्या होगा, सैचुरेशन में रहेगा। ट्रांजिस्टर कहां रहेगा, सैचुरेशन में रहेगा। आइडियल के केस में VC कितना होना चाहिए, 0। आइडियल केस में VC कितना होना चाहिए, 0। VC 0 कहने का मतलब हुआ कि कलेक्टर और इमीटर सेम पोटेंशियल से कनेक्टेड है, मतलब दोनों शॉर्टेड है, और दोनों शॉर्टेड है, ठीक है, दोनों शॉर्टेड है, तब वो ट्रांजिस्टर किस रीजन में जाता है, सैचुरेशन रीजन में चला जाता है, ठीक है। सो VC का वैल्यू 0 होना चाहिए, और प्रैक्टिकली इट इज 0.2 वोल्ट से कम होना चाहिए, और 0.2 वोल्ट भी अगर होता है इक्वल टू है, तभी ट्रांजिस्टर कहां रहेगा, सैचुरेशन में। लेकिन अगर VC हमारा ग्रेटर देन 0.2 वोल्ट आता है, तब हम बोलते हैं कि ट्रांजिस्टर हमारा कहां है, एक्टिव रीजन में है। ट्रांजिस्टर हमारा कहां पर है, एक्टिव रीजन में है, ओके। तो ये कंडीशन को आपको याद रखना है। अब देखो हम ये VC निकाल लिए, अब बताइए क्या ये VC 0.2 वोल्ट से कम है, नहीं, ये जो VC है वो 0.2 वोल्ट से क्या है, ज्यादा है, यानी कि ट्रांजिस्टर हमारा किस रीजन में है, एक्टिव रीजन में है। ट्रांजिस्टर हमारा किस रीजन में है, एक्टिव। मान लेते अगर ये VC का वैल्यू 0.2 या उससे कम आ जाता, तब हम बोलते हैं कि हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो कहाँ है, सैचुरेशन रीजन में है। तो ये तरीका होता है ट्रांजिस्टर का डिसाइड करने का, कि कैसे डिसाइड करोगे कि ट्रांजिस्टर किस रीजन में है। तो कैसे डिसाइड करोगे, एक स्टेप्स फिर से देख लो। सबसे पहले आप IB निकालो ट्रांजिस्टर का, क्योंकि यहाँ IC सेट नहीं दिया हुआ है। IC सेट दिया हुआ रहता है तब तो जो फार्मूला हम आपको बताए थे, IC सेट बाय बीटा,
वो निकाल कर हम IB मिनिमम निकाल लेते हैं, और IB मिनिमम निकालने के बाद हम यहाँ से IB फाइंड आउट करते हैं और उस IB को कंपेयर करते हैं IB मिनिमम से। अगर हमारा IB मिनिमम से ज्यादा होता तो बता देते ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में वहीं पर, अगर कम होता तो बता देते वो एक्टिव में। बट यहाँ ऐसी सैचुरेशन नहीं दिया हुआ है, तब हम किससे डिसाइड करते हैं? VCE वोल्टेज से डिसाइड करते हैं। तो तरीका क्या होगा? फर्स्ट फाइंड आउट IB, देन फाइंड आउट IC, देन फाइंड आउट IE, ये हम निकाल लेंगे सारा। उसके बाद आपको VCE निकालना है अकॉर्डिंग टू द कॉन्फ़िगरेशन VCE। अब VCE निकालने के बाद आपको चेक करना है, इफ VCE इज लेस देन इक्वल टू 0.2 वोल्ट देन ट्रांजिस्टर इन सैचुरेशन रीजन, इफ VCE इज ग्रेटर देन 0.2 वोल्ट देन ट्रांजिस्टर इज एक्टिव रीजन। तो इस केस में हमारा VCE 4.5 है, विच इज फार ग्रेटर देन 0.2, सो ट्रांजिस्टर विल इन एक्टिव रीजन। सो ट्रांजिस्टर हमारा किस रीजन में है? एक्टिव रीजन में है। और इसका Q पॉइंट क्या होगा? इसका जो Q पॉइंट होगा हमारा, Q पॉइंट हम किसको बोलते हैं? Q पॉइंट हम बोलते हैं VCE, IC को। तो VCE हमारा यहाँ कितना है आया? VCE आया 4.5 वोल्ट और IC कितना आया हुआ था? 0.5 मिली एम्पीयर। सो दिस इज द Q पॉइंट एंड ऑपरेटिंग रीजन क्या मिला? एक्टिव। यही दो चीज हम आपको क्वेश्चन में पूछे हुए थे कि आप ऑपरेटिंग रीजन फाइंड आउट करो या और आप ऑपरेटिंग पॉइंट फाइंड आउट करो। तो ऑपरेटिंग रीजन क्या निकला? एक्टिव। और ऑपरेटिंग पॉइंट क्या निकला? अब देखो रजिस्टर का रोल क्या है। ये आप होमवर्क दे दिए, आप घर में इसको करना और कमेंट सेक्शन में आप इसमें करना, ठीक है, कि आपका रीजन क्या मिल रहा है। कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर देना। मान लेते हैं अब IB जो यहाँ रजिस्टर है, देखो IB रजिस्टर जो है, इस IB रजिस्टर का वैल्यू को हम कम कर रहे हैं। पहले यहाँ कितना था? 230 किलो ओम था, अब इसको हम कर रहे हैं 23 किलो ओम। इसको हम कितना कर रहे हैं? 23 किलो ओम। फिर से आप सेम क्वेश्चन को बनाइएगा, सेम क्वेश्चन को आप घर में इसको सॉल्व कीजिएगा अपने से। पहले हम लिए थे यहाँ 230 किलो ओम, अब हम रजिस्टर को कर दिए 23 किलो ओम, यानी रजिस्टर को हम क्या किए? 10 गुना कम कर दिए हैं। अब इससे क्या होगा? अगर हम रजिस्टर को 10 गुना कम किए हैं तो क्या होगा? जो हमारा IB करंट है वो हमारा 10 गुना बढ़ जाएगा। यही होगा ना, क्योंकि रजिस्टर आप जानते हो क्या करता है? करंट को ब्लॉक करता है, करंट को अपोज करता है। तो हमारा यहाँ रेजिस्टेंस पहले ज्यादा था तो IB का वैल्यू कम मिला। IB हमको कितना मिला? IB हमको मिला 0.01 मिली एम्पियर, इतना IB मिला। अब हम रजिस्टर का वैल्यू 230 से कहां कर दिए? हम 23, यानी 10 गुना कम कर दिए हैं। तो अब इसलिए जो IB होगा हमारा 10 गुना बढ़ जाएगा, 10 गुना बढ़ जाएगा। तो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हो, ये कितना मिलेगा अब आपको? 0.1 मिली एम्पियर। अब यहां से आप IC निकाल लोगे, IB तो निकाल दिए हम। अब आपको अभी याद करो, थोड़ा देर पहले हम आपको एक कैरेक्टरिस्टिक बता रहे थे IC वर्सेस IB का। IB को अगर हम बढ़ा रहे हैं तो IC भी बढ़ रहा था, और IC बढ़ते 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 वो कहां जा सकता है? सैचुरेशन रीजन में जा सकता है, सैचुरेशन रीजन में जा सकता है। तो इस बार हम IB को बढ़ा दिए। अब इस IB को बढ़ाने के बाद अब फिर से आप कैलकुलेट करना IC, IE एंड VCE, और VCE कैलकुलेट करने के बाद देख लेना कि ये ट्रांजिस्टर हमारा किस रीजन में जा रहा है, एक्टिव में जा रहा है या सैचुरेशन में जा रहा है। ये चीज हम आपको बता रहे हैं। देखो हम यहाँ बैटरी चेंज नहीं कर रहे हैं, बैटरी वही है, हम सिर्फ किसको चेंज कर रहे हैं? रजिस्टर्स को। रजिस्टर अगर चेंज कर रहे हैं तो उसका करंट चेंज हो रहा है, करंट चेंज हो रहा है तो ऑपरेटिंग रीजन भी शायद चेंज हो सकता है। ये आपको कैलकुलेशन करने के बाद पता चलेगा। तो क्या आपका आता है रिजल्ट, वो जरूर आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि जब हम RB को, बेस रजिस्टर को 230 किलो ओम से 23 किलो ओम कर दिए, घटा दिए, तो क्या इसका ऑपरेटिंग रीजन में कोई प्रभाव पड़ा है? अगर प्रभाव पड़ा है तो वो कौन सा रीजन में गया है? तो जरूर आप कमेंट सेक्शन में इसको लिखिएगा। और उससे एक चीज आपको सीखने को मिलेगा कि सिर्फ बैटरी को चेंज करने से ही ऑपरेटिंग रीजन चेंज नहीं होता है, रजिस्टर को भी चेंज करने से ऑपरेटिंग रीजन चेंज होता है। दैट मीन्स रजिस्टर इज ए पार्ट ऑफ बाइसिंग। तो आज के बाद जब भी आप बाइसिंग में बोलोगे तो ये मत बोलना कि बाइसिंग में सिर्फ बैटरी का वैल्यूज है। जब भी हम बाइसिंग करते हैं तो बैटरी और रजिस्टर साथ में एक आपका आता है, और साथ में वो डिसाइड करता है कि ट्रांजिस्टर का ऑपरेटिंग रीजन क्या हो। सो रजिस्टर प्लस बैटरी, ये दोनों मिलके हम उसको बाइसिंग बोलेंगे, ठीक है? सिर्फ बैटरी को बाइसिंग नहीं बोलेंगे। तो आप इस क्वेश्चन को घर में कीजिएगा अपने से, ठीक है? अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, ठीक है? कमेंट में आज आपको जो फीडबैक आप देना चाहते हो वीडियो के बारे में वो दे सकते हो,
ठीक है। एकदम खुले हो फीडबैक के लिए, आपको जो फीडबैक देना है आप दे सकते हो वीडियो में। उसके बाद जो आंसर आया उसको भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, और इसी तरह अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे बीजेटी पर। आज बहुत ही सिंपल क्वेश्चन करा रहे थे, एक तरीका दिखा रहे थे कि बीजेटी को अप्रोच कैसे करना है। नेक्स्ट जो वीडियो क्वेश्चन होगा इसमें बीजेटी का, वो काफी हाई लेवल का क्वेश्चन होगा, ईएस और गेट लेवल का क्वेश्चन होगा। ईएस और गेट लेवल बोलने का मतलब है कि वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होगा, ठीक है, जिसमें काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होगा। लेकिन अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है तो आप आराम से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू।